नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इटिना स्वदेश और ये सेगमेंट है योर स्टॉक्स, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और कविता, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों पर जवाब देने वाले हैं। तो चलिए सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल साइट यानी कि एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वो कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए सवाल पूछने का एक फॉर्मेट भी है आसान सा, वो भी बता देता हूं। आपको अपना नाम बताना है, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें गेस्ट को काफी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। रेलिगर ब्रोकिंग से हमारे साथ अजित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। अजित जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस पेशकश में। तो एक फटक से एक मार्केट चेक ले लेते हैं। अजीत जी ज़रा मार्केट देखिए, आज की शुरुआत तो थोड़ा फ्लैटिश हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखा, जिसकी वजह से पिछले सेशन के नीचे निफ्टी सरकता हुआ नज़र आया है। अगर निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो 24,500 का लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हम चार्ट में देख रहे हैं कि करीबन शायद 23 अक्टूबर से देख रहे हैं कि ये 24,500 के बाद छोटा छोटा सा एक फॉल्स ब्रेकआउट देता आ रहा है, लेकिन उसके बाद वहां से काफी तगड़ी सेलिंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर आपका क्या आउटलुक बन रहा है बाजार पे? 24,500 तोड़ पाएगा आने वाले समय में, या यहां से थोड़ा नीचे की तरफ जाने की उम्मीद कर रहे हैं? शुक्रिया अंश और गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए बिल्कुल, जैसे कि आपने भी शेयर किया कि लास्ट वीक 3 बार अटेम्प्ट हुए 24,500 को ब्रेक करने के, बट वो सस्टेन नहीं हुआ। उसके बाद आपने एक प्रॉफिट टेकिंग देखी। लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक दोबारा से अटेम्प्ट एक रिकवरी का, कल के सेशन में आप दोबारा वही 24,500 के पास आए, बट फिर से आप वही देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए। तो ये एकदम क्लियर है, जब तक कि आप 24,500 को ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बेयर्स कंट्रोल लूज नहीं करने वाले हैं। मार्केट में उनका कंट्रोल रहेगा पोजिशनली अगर बात करें तो। वहीं पे नीचे पे आपको 24,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसको आप बार बार होल्ड कर रहे हैं ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो वो एक बेसिकली बेस है। तो ब्रॉडली आप इसी रेंज में इंडेक्स को ट्रेड करते हुए देखेंगे, 24,000 से लेकर 24,500, जब तक कि कोई एक डिसाइसिव साइड पे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिलता है। तो अभी के लिए तो देखिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि बैंकिंग से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी। खासतौर से बैंकिंग अपने अपर बैंड के पास आ गया था। इंडेक्स वहां पे भी बेसिकली एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है, करीब 52,000 से लेकर 500 से लेकर 50,500 का। तो वो भी बेसिकली थोड़ा सा आज बैकफुट पे है। आईटी में कल एक अच्छी तेजी थी, वहां भी थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है। तो इंडिकेशन एटलीस्ट इंडेक्स के लेवल पे आज के लिए तो यही है, कॉज बीइंग अ वीकली एक्सपायरी, कि साइडवेज नेगेटिव टोन बरकरार रहेगा। 200 के नीचे अगर स्लिप हुए, जो कि अभी ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो प्रेशर थोड़ा और बढ़ सकता है। थोड़ा-सा यहाँ पर नेगेटिव बायस का रुझान अब तक दिखाई दे रहा है अजीत के मुताबिक। और अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस शो में हमारे साथ इस वक्त एक मैनेजमेंट भी जुड़ने वाला है, इनफैक्ट जुड़ गया है। मज़गांव टॉक की बात कर रहे हैं हम, और दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं इनके, वो अच्छे रहे हैं। आय की बात करें, करीब 51% की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज हुई है। मुनाफे में करीब 76% का उछाल भी हमने आता हुआ देखा है, और मार्जिन्स में हालांकि सुधार हुए हैं। नतीजों के साथ साथ ऑर्डर बुक और क्षमता विस्तार पर भी हम बात करेंगे। मज़गांव टॉक के सीएमडी संजीव सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका। ये बताइएगा, ग्रोथ के टारगेट्स की अगर हम बात करें तो वो अब किस तरह से आपने तय की है? रेवेन्यू टर्म में हम 20 से 25% ग्रोथ रेट की उम्मीद क्या कर सकते हैं, जिस तर्ज पर अब की बार के नतीजे आए हैं? मैं इसके बारे में 24-25 में इसको रेस्ट्रिक्ट करना चाहूंगा 12 से 15% के बीच में ओवर 23-24, एंड 25-26 में भी लगभग 12 से 15% का ग्रोथ रहेगा। इसके बियॉन्ड का ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ हमारे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स का है, जिसका अभी टेक्निकल इवेल्युएशन एंड डिफरेंट स्टेजेस पर हैं, मिनिस्ट्री के पास में एंड नेवी के पास में।
जैसे हमारा 3 एडिशनल सबमरीन्स जो कि हमको नॉमिनेशन पर है, स्पॉटनिक सबमरीन्स, ये प्रोजेक्ट हमको मिलने का है। अगर ये हमको जल्दी मिल जाता है, अगले 3-4 महीने में मिल जाता है और इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहेगा हमारे टॉप लाइन को ऊपर ले जाने के लिए। सिमिलरली 75I जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 सबमरीन्स हैं, जिसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने TKMS जर्मनी के साथ में कोलैबोरेट किया है। हमारे सारे फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स सक्सेसफुल हो चुके हैं एंड ये कॉन्ट्रैक्ट भी अगर जल्दी साइन होता है, अगर 1 से 1.5 साल में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट रहेगा टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को आगे ले जाने के लिए। मगर इन प्रोजेक्ट्स में अगर थोड़ा डिले होता है, तो मुझे लगता है कि एक हमको जो हम छोटे प्रोजेक्ट्स जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोस्ट गार्ड के और एक्सपोर्ट्स के, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर में हमारा ध्यान रहेगा एक टॉप लाइन को, बॉटम लाइन को स्टेबलाइज रखने के लिए। बिल्कुल। संजीव जी, एक चीज़ और आपसे हम समझना चाहेंगे थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से, ख़ासतौर पे ऑर्डर बुक और ऑर्डर पाइपलाइन को लेकर बात करें तो किस तरह के लक्ष्य आप देख रहे हैं? और जो करंट ऑर्डर है वो 40,000 करोड़ का है, तो उसके एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन क्या तय की गई है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा करंट ऑर्डर बुक है, इसमें 75 प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर है, 15 ब्रावो कंप्लीशन पर है। 17 अल्फा के जो फ्रिगेट्स हैं वो हमारे अगले 2 साल में फ्रिगेट्स डिलीवर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे कोस्ट गार्ड के ऑर्डर्स हैं, उनकी टाइमलाइंस लगभग 3 साल की हैं और कुछ ऑफशोर के ऑर्डर्स हैं जो लगभग 7,000 7,500 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो अगले 2.5 साल में हमको डिलीवर करने हैं। इसके अलावा जो हमारे पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, हमारा एडिशनल सबमरीन 3 नंबर जो कि हमको नॉमिनेशन बेसिस पर है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमको किसी भी टाइम मिल सकता है, तो ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके हम इंतजार में है। और 75I जो कि 6 नंबर सबमरीन AIP फिटेड, ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की टेक्निकल इवेल्युएशन हो चुकी है TKMS जर्मनी के साथ में और सक्सेसफुल रही है। तो ये भी फिलहाल मिनिस्ट्री के पास में और नेवी के पास में है। तो जब इन एजेंसीज का इवेल्युएशन कंप्लीट हो जाता है और ऑर्डर प्लेसमेंट, वो टाइमलाइंस हमारी तरफ से डिसाइड करना या इंडिकेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर ये प्रोजेक्ट भी आता है तो ये भी एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि अगले 8 से 9 साल में एग्जीक्यूट होगा। बिल्कुल संजीव जी, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी कंपनी को अच्छे ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, बड़े ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड क्षमता पर थोड़ा हम बात करना चाहेंगे कि क्षमता विस्तार पर आपकी क्या आउटलुक है, और अगर इसे एक्सपांड करने देख रहे हैं तो आने वाले समय में कितना इंक्रीमेंटल एक्सपेंस करने वाली है कंपनी? जहाँ तक हमारा कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी का सवाल है कि उसमें हमारे पास में जो करंट हमारा शिपयार्ड है, ये 11 सबमरीन और 10 वॉरशिप्स एक साथ बना सकता है, प्रोवाइडेड कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पर हों। करीब करीब 21 वेसल हम एक साथ हैंडल कर सकते हैं। और इस सब के बावजूद अभी हमने रिसेंटली एक 15 एकड़ का लैंड प्लॉट एक्वायर किया है MBPT से, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग यार्ड के जस्ट बगल में है। और यहाँ से करीब 10 नॉटिकल माइल दूर हमारा एक और भी एक प्लॉट ऑफ लैंड है, करीब करीब 38 एकड़ का, नवा शेवा में। तो ये दोनों एरियाज डेवलप करने के लिए हमने कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी दे दिए हैं और इसके ऊपर में अगले 4 से 5 साल में लगभग 5,000, 5,500, 6,000 करोड़ तक का हमारा खर्चा करके इसका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान है, जिसमें जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, वेसल्स को हैंडल करने की कैपेबिलिटी हमारी डबल हो जाएगी। और जहाँ तक साइज का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में हमारे पास में किसी भी साइज की कोई भी वेसल हैंडल करने के लिए कोई परेशानी रहेगी। तो हम बड़ी वेसल्स को भी, कमर्शियल वेसल्स को भी और नेवल वेसल्स को भी, वॉरशिप्स को भी, किसी भी साइज की वेसल होने से हम उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। बिल्कुल संजीव जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भी। तो अजीत जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूँगा। अभी आपने सुना ही होगा कि हमारे जो कॉन्वर्सेशन थे मस्गांव डॉक के CMD के साथ, तो इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। ज़रा टेक्निकल चार्ट देख के बताइए कि स्टॉक कैसा नज़र आ रहा है। शायद पिछले 2 महीने में एक मोटा साइडवेज कंसोलिडेशन तो हो रहा है, यहाँ से कहीं बाहर ब्रेकआउट जाने के कोई चांसेस है या थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है?
बिल्कुल अंश, देखिए यहाँ पे एक ठीक-ठाक करेक्शन देखने को मिली है, जिस तरीके से हम देख रहे थे क्रॉस आपके डिफेंस रिलेटेड काउंटर्स जहाँ पे कि एक करेक्टिव टोन था, तो यहाँ पे भी एक ठीक-ठाक करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं 5750 के लेवल से लेकर करीब 4200 रादर उससे नीचे भी हम गए हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में एक पॉसिबिलिटी है एक रिबाउंड की, कंसिडरिंग कि एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म हुआ है 100 ईएमए के पास, और कहीं न कहीं जो वॉल्यूम्स ड्राई हो गए हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि सेलर्स बिल्कुल एग्ज़ॉस्ट हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी एक रिबाउंड की डेफिनिटली है, करीब 4800 4850 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि इस रिकवरी में आपको देखने को मिल जाएँ। 4000 बेसिकली आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपके पास कोई भी लॉन्ग पोज़ीशन है फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो यहाँ पे रिबाउंड के चांसेस है, 4000 रुपए का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं, ऊपर की तरफ 4800 के आसपास ये स्टॉक जा सकता है योर स्टॉक। और शो को आगे बढ़ाने का वक्त हो गया है, जहां पर अब बारी आती है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की। चलिए, तो हमारे साथ जुड़ गई हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल। ध्वनि, मॉर्निंग, स्वागत है आपका ऑप्शंस के चैंपियन में। और ध्वनि, जिस तरह का बाजार है, यहाँ पर कमाई का मौका, दाव कहाँ लगाया जाए आपके मुताबिक आज? गुड मॉर्निंग। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, ओवरऑल यहाँ पे वापस जो हमने स्ट्रेंथ देखी थी पिछले 2 सत्रों में, वो यहाँ पे लूज होती हुई देखने को मिल रही है। तो बेयरिश साइड का ट्रेड रहेगा हमारा। टाटा मोटर्स जो ऑलरेडी आपको डेली से देखने को मिलेगा कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे एक करेक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इसमें आज के सेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो प्रीवियस यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना था, वो वापस से ब्रेक हुआ है नीचे की तरफ। तो इसके अंदर गिरावट जो है वो नीचे 790 रुपए तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इसको पुट ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। टाटा मोटर्स का 820 का पुट ऑप्शन आपको 24 रुपए के करीब मिल जाएगा, उसको खरीद के चलना है। 30 रुपए का और फिर उसके बाद 35 रुपीज का इसका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस 18 का मेंटेन करना है आपको। अधिकतम मुनाफा 6050 और नुकसान 3300 तक का हो सकता है। टाटा मोटर्स की पुट खरीदने की सलाह 24 रुपये दे रही हैं। लक्ष्य यहाँ पर 30 से 35 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 18 का। बहुत बहुत धन्यवाद ध्वनि आपका। और इसी के साथ दर्शकों के लिए एक रिस्क डिस्क्लोजर, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग काफ़ी जोखिम भरा साबित हो सकता है, लिहाजा आपको थोड़ा सा एहतियात बरतने की सलाह। और हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हैं। पुणे से विजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय साहब नमस्कार, क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए विजय, आपने कौन से स्टॉक को खरीदा है, किस भाव पर, और कितना रुकना चाहते हैं इनमें? हाँ मैम, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिया है, 20 शेयर लिया है। ओके 650 से। ओके तो मैं इसका रिव्यू चाहता हूँ ओके। कि आगे कितने दिन तक वेट कर सकते हैं इसके लिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है, कुछ ही महीनों का? शॉर्ट टर्म नजरिया है, ओके। एक 3 मंथ तक नजरिया है मेरा। 3 महीने का। और भी कोई स्टॉक है? और भी वैसे तो बहुत है। REC का आपने कुछ हमें डिटेल दिया हुआ है, 547 की खरीद है। कौन सा मैम? REC आप ही का भेजा हुआ। REC का, यस है। इतने स्टॉक है कि आप भूल गए हैं कि कौन कौन से हैं आपकी लिस्ट में? मैं डेली देखता हूँ आपका चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद लेकिन मैंने कल देखा था, मुझे लगा मैं कल ही बैठा था। अरे हाँ, चलिए, मुझे पता नहीं था कि धन्यवाद। आपको question आएगा। अपनापन बड़ा है आपका हमारे साथ, धन्यवाद इसके लिए। नहीं, बहुत ज्यादा 80% में 80 नाउ देखता हूँ। अरे वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ही के प्यार और भरोसे के बदौलत हम यहाँ पर हैं और आपके लिए इतनी प्रोग्रामिंग भी लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, आपके सवाल का जवाब दिलवा देते हैं एक्सपर्ट से। अजीत, LIC हाउसिंग फाइनेंस 650 और REC 547। बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, कंसिडरिंग कि थोड़ा सा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पैक को अगर आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में इनमें भी एक रेंज बाउंड बायस रहा, और LIC में तो कुछ ज्यादा ही बेसिकली आपने करेक्शन देखा है, करीब 800 से लेकर 580 के लेवल्स तक एक रिट्रेसमेंट आना, एक मार्जिनल रिबाउंड का अटेम्प्ट जरूर है। बट मुझे लगता है कि ये 650-55 का जोन है वो काफी मुश्किल होगा इसके लिए ब्रेक करने के लिए। तो अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है, मेरे हिसाब से इनको अभी यहाँ पे एग्जिट करके वेट करना चाहिए 655 के ऊपर का क्लोज आने का। अदरवाइज यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि दोबारा से अगर मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज स्टार्ट होता है, शायद ये अंडर परफॉर्म करे, आपको दोबारा 600 के लेवल दिख जाए।
वहीं पे आरईसी अगर आप देखेंगे तो ये एक बेसिकली टाइट बैंड में अभी ट्रेड कर रहा है, करीब 500 से लेकर 540। तो जैसे इन्होंने अपर बैंड के पास खरीदा है, मेरी रिकमेंडेशन होगी 520 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। वो ब्रेक हुआ तो दोबारा से आप लोअर बैंड के पास आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी करीब 500 तक के। और फ्रेश बाय करने के लिए जब तक कि 545 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक अवॉइड करना चाहिए। आपके स्टॉक पर राय। बढ़ते हैं आगे, सत्येंद्र रॉय को शामिल करते हैं, हैदराबाद से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी नमस्कार, अब बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? तो मेरा सवाल है विप्रो पे, और मेरी खरीद रेट जो है 504 रुपए की है और मेरे पास 400 शेयर है। चलिए तो तो मैं जानना चाहता हूँ मुझे क्या उसको होल्ड करना चाहिए? ठीक है, अच्छे मुनाफे में हैं आप, और हालांकि आज जो है वो आईटी स्टॉक में मुनाफा वसूली नजर आ रही है। सत्येंद्र जी हमें बताइए, हैदराबाद में कहाँ रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं? मैं सुचित्रा सेंटर एक एरिया है हैदराबाद। अच्छा, मैं भी रह चुका हूँ हैदराबाद में, अच्छा खासा। जी 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 जी, तो दिलसुख नगर, एलबी नगर, उप्पल, ये सब मुझे याद आता है वहाँ का। टैंक बंड एरिया बहुत बड़ा है। जी जी जी, और हैदराबाद तो ग्रो कर रहा है ऑल 4 डायरेक्शन। यस 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 यस, बहुत बहुत ही खूबसूरत शहर और बड़ा अट्रैक्शन है हैदराबाद, मतलब घूमने लायक भी जगह है और बड़ी प्यारी जगह है। चलिए हम आपको विप्रो पे राय दिलवाते हैं। बताएं अजीत जी, क्या राय होगी विप्रो पे? 504 504 की इनकी बाइंग है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए आईटी एज अ पैक मुझे लगता है, देखिए दो सेक्टर जो बेसिकली मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्सल देना है, रिबाउंड देना है, तो दो सेक्टर्स बहुत क्रिटिकल हैं अभी। नॉट ओनली इन द वेटेज टर्म पे क्योंकि उनकी ज्यादा वेटेज है, बट ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी में पोटेंशियल है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मार्केट को पुश देने की, तो वो आईटी और बैंकिंग ही है। कल के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट हुआ था आईटी में, आज थोड़ा बहुत हम पुल बैक जरूर देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। विप्रो एक कैचअप मूव में है इन कंपैरिजन टू दी अदर आईटी मेजर्स, इसमें अभी भी रिकॉर्ड हाइस बहुत दूर है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के नजरिए के हिसाब से इनके पास डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे उनको एक बार को बुक करके आईटी में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक, ये 4 बड़े नामों में से कुछ भी वो चूज कर सकते हैं। वहां पे कंपैरेटिवली आउट परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगी जब भी आईटी यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ दी अपमूव की तैयारी करेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको थोड़े से ऑल्टरनेट स्टॉक्स भी दे दिए गए हैं, जैसे कि इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में आप थोड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। अजीत जी यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन है वहाँ से ले लेते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं हमें, और ये सवाल शुभंकर जी का है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी का वो रेट नहीं बताया, तो एक जस्ट जनरल व्यू शायद जानना चाहते हैं। ज़रा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखिए, पिछले शायद 4 सेशन से थोड़ा एक छोटे ही कंसोलिडेशन में रुका हुआ है। अक्टूबर हाई से देखें तो 15% गिर चुका है। रिलायंस इंडस्ट्री कभी कभी एकदम लीडर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि रिलायंस में अगर बड़ा मूव आता है, सेम निफ्टी में दिखता है, निफ्टी में बड़ा मूव आ जाता है तो सेम मिड कैप स्मॉल कैप में भी नजर आता है, और पूरे बाजार में सेम मूव आने लगता है। तो रिलायंस काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पर आपका व्यू क्या बन रहा है, कि यहाँ पे कुछ सपोर्ट नजर आ रहा है इतना गिरने के बाद? बिल्कुल अंश, देखिए एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, खास तौर से जब एक अटेम्प्ट था इन द मंथ ऑफ सितंबर रिकवरी का कि अपने रिकॉर्ड हाइस को दोबारा रिक्लेम करे, उसके फेलियर के बाद से बेसिकली हम ये प्रेशर देख रहे हैं। अब डाउनसाइड कैप्ड है, बेसिकली 1250 से लेकर 1270 का जोन है, वो मेजर सपोर्ट इसके लिए है। लास्ट वहीं पे कंसोलिडेशन होके करीब 6-7 महीने कंसोलिडेशन होके वहां से ये स्टॉक मूव करना शुरू हुआ था। तो डाउन साइड मुझे कैप लग रही है, जिसके लिए एक्यूमुलेशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं रिलायंस को बाय करके होल्ड करने के लिए, डेफिनेटली एक अच्छा ये पिवट है। मेरे हिसाब से 1220 अगर आप ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखें तो वो एक आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड ग्रेजुअली नेक्स्ट मूव में 1400 से लेकर 1450 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:1.5 का है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो डेफिनेटली एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं आप 1280 से लेकर 1320 के जोन में, और 1220 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बिल्कुल अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टॉक पर और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। साथ ही साथ अजीत जी अपना एक डिस्क्लोजर भी बता दीजिए जाने से पहले। शुक्रिया अंश। तो देखिए जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें से पर्सनली मैं कोई भी स्टॉक होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। बिल्कुल अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पेशकश में।